नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। करे है अदावत भी वो इस अदा से लगे है जैसे मोहब्बत करे है। मुसलमानों की यही शिकायत है कि मोहब्बत के नाम पर उससे अदावत की जा रही है, उससे दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। सरकार की नजर मुसलमानों की संपत्ति पर है और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानूनी शक्ल ले लेगा। लेकिन इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त मांग लिया है, तो यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक भी जा पहुंचा है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद जैसे कई और लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क की लड़ाई का ऐलान पहले ही कर चुका है, जिसका असर देश के कुछ शहरों में दिखाई भी दिया है और आने वाले वक्त में सड़क की लड़ाई में और तेजी भी आ सकती है। मगर सरकार ने अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में बताया कि वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाना और वक्फ का बेहतर प्रबंधन उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है। जाहिर है सरकार को क्या कहना चाहिए, साहब इससे बेहतर कोई और कानून हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर वक्फ कानून नहीं हो सकता और विपक्ष की नजर में इससे बेकार कुछ नहीं होगा। तो विपक्ष के जो सुझाव हैं वो सरकार के लिए सब फिजूल ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या नए वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट बेहतर होगा? क्या नए वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा? क्या वाकई वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद और दादागिरी करता रहा है? क्या नया वक्फ कानून असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और क्या मुस्लिम संगठन और विपक्ष संसद में हारने के बाद सड़क पर जीतेंगे वक्फ की लड़ाई? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के जवाब हम तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात आपकी करवाते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले स्वागत कीजिए सैयद महमूद अख्तर साहब का। आप एक्स IRS ऑफिसर हैं और एक्स डायरेक्टर वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और सबसे खास बात यह है कि 2013 का जो अमेंडमेंट आया उसका ड्राफ्ट सैयद महमूद अख्तर साहब ने ही तैयार किया था। और अब स्वागत कीजिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री को संभाला है, वक्फ के पूरे निज़ाम को बहुत करीब से देखा है, खूब समझते हैं। बेहतर तरीके से आज हम उनसे समझेंगे कि वक्फ के जो ये नया बिल आया इसकी ज़रूरत आखिर क्या पड़ी। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब का स्वागत कीजिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वक्फ बोर्ड में कई अहम जिम्मेदारियां पहले के वक्त में निभा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो आने के लिए। और अब स्वागत कीजिए मुस्तफ़ा सज्जाद शाहीन का। लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट इसे किस नज़र से देखेगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम सज्जाद से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस पर भी नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। तो एक आपको साउंड बाइट सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सुनिए, फिर हम जरा बातचीत शुरू करेंगे। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। तो वक्फ बोर्ड बेलगाम हो चुका था, वक्फ बोर्ड दादागिरी कर रहा था, वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद कर रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। इतना भ्रष्टाचार था कि उसको खत्म करने के लिए वक्फ बिल लाया गया है जो दोनों सदनों से पास हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि अब इस नए कानून के जरिए गरीब मुसलमानों का
फायदा होगा। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। ये जो एक सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है मुख्तार साहब कि गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का इससे बहुत फायदा होने वाला है, तो ऐसी कोई रिसर्च आपकी सरकार ने करवाई? मध्य प्रदेश में, गुजरात में बहुत लंबे वक्त से आपकी हुकूमत है, तो ये डेटा कहां से आया कि इस बार गरीब मुसलमानों को इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन है कि वक्फ के पूरे सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था, बहुत कंट्राडिक्शन हो गया था, कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता था और लोगों में इसको लेकर के एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, मैं उस पर नहीं जाता। आज की तारीख में इसको लेकर के देखिए, एक पार्लियामेंट का ये एक्ट था और पार्लियामेंट ने ही इसको करेक्ट किया है। कोई जो है वो ऐसा नहीं था कि ये एक्ट ऑफ गार्ड नहीं था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था और पार्लियामेंट के एक्ट को पार्लियामेंट ने करेक्ट किया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर देखें, कुछ लोग कहते हैं बुलडोज हो गया, भाई महीनों इस पर डिस्कशन किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, घंटों जो है वो दोनों हाउसेज ने इस पर डिस्कशन किया और डिस्कशन में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। अच्छी बात यह है कि किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने बाइकआउट नहीं किया और उस पर डिस्कशन किया, डिबेट किया और डिसीजन किया। अब मेरा मानना है कि इससे जो है वो सही मायनों में जो वक्फ को लेकर के कन्फ्यूजन था, कंट्राडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट का माहौल था। आपने बड़े वक्त तक ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देखी है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कुछ की उस वक्त आपने? बहुत, देखिए उस वक्त भी हुई थी। ऐसा है नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है। आपने जो जिक्र किया कि 1913 के बाद या 1923 के बाद जो है, अगर आप देखें जब आज़ादी आई तो उसके बाद 3 या 4 बड़े इसमें अमेंडमेंट हुए। लेकिन वो अमेंडमेंट जो है वो जिन्ना के समय जो वक्फ मुसलमान वक्फ एक्ट बना था, मुसलमान वक्फ एक्ट 23 था शायद, तो वो लगभग उसी का कॉपी पेस्ट होता रहा, कामा, फुल स्टॉप और ये वो बदलता रहा। मुझे इस बात की सौभाग्य है कि मैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन भी था जो वक्फ के लिए अटल जी के टाइम में बनी थी और उसमें कम से कम 4-5 साल 6 साल तक हम लोगों ने काम किया था। हम बाद में जो है वो उसके चेयरमैन रहमान साहब हुए और भी लोग थे जिन्होंने, फिर रहमान साहब ने ही रिपोर्ट दी उसकी और रिपोर्ट के बाद जो है वो एक अमेंडमेंट उस वक्त 2013 वाला हुआ जिसे आप जिक्र हो रहा था। तो कई अमेंडमेंट, लेकिन मैं एक बात हूं कि सुधार जो है वो कोई आखिरी नहीं होता। रिफॉर्म को आखिरी नहीं मानना चाहिए। रिफॉर्म जो है वो वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, और ये तो अमृत काल है, अमृत काल में जो मंथन हुआ है उससे अमृत निकलेगा। किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि विष निकलेगा, अमृत ही निकलेगा। ठीक है डॉक्टर शकील, जरा ये समझाइए कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुए वो आपको कबूल है, अब 2025 में 24 में एक अमेंडमेंट आया वो आपको कबूल नहीं है, और संसद के अंदर लड़ाई हारने के बाद अब सड़क पर फैसला कैसे होगा? देखिए, 2-3 बातें बहुत अहम हमारे भाई मुख्तार नकवी साहब ने कही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो 13 का एक्ट था उसके दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ वक्फ मिनिस्टर भी थे, ये मौजूद थे। और सबसे यूनिक बात यह है कि 13 के एक्ट को बीजेपी और कांग्रेस और सारे दलों ने यूनानिमस माना था। तो इसके मतलब यह है कि 13 के एक्ट में कुछ अच्छाइयां थी, इसलिए सब लोगों ने माना, इन लोगों ने भी माना था। और नेता की हैसियत से बीजेपी के पार्लियामेंट के अंदर की तकरीरें भी हमने सुनी हैं मुख्तार भाई की, तो वो एक सही है। तो अब जो होता है अमेंडमेंट फॉर व्हाट? अमेंडमेंट अच्छाई के लिए होता है कि अमेंडमेंट बुराई के लिए होता है? अभी के अमेंडमेंट को अगर तज्जिया करेंगे, महमूद साहब भी हैं या वकील साहब भी हैं, सब बताएंगे, तो तज्जिया करने पर पता लगेगा ये वर्स्ट फॉर अमेंडमेंट है। इसमें मौलिक अधिकारों पर हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 का, 25 का, 26 का, 41 का, ये सारे संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए थे उनका हनन इस एक्ट से हो रहा है। हिंदुस्तान में
अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल का जवाब मुख्तार साहब से ले लें। मुख्तार साहब, 2013 में आपको ये बिल अच्छा लग रहा था, यूनानिमसली ये बिल पास हुआ, और अब आपको ये बिल खराब वही 2013 के अमेंडमेंट अब बुरे लग रहे हैं। बाकायदा ये कहा गया सरकार की तरफ से कि 2013 में अगर अमेंडमेंट नहीं हुए होते तो इस बिल को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप उस वक्त आप जो इसको सपोर्ट कर रहे थे वो क्या चीज थी? देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी उस वक्त ये बात कही थी। मैंने कहा था कि मैंने सपोर्ट किया था, डेफिनेटली सपोर्ट हमारी पार्टी ने किया था। हाँ। और हमने ये कहा था कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे काम किया था, और बहुत से ऐसी रिकमेंडेशन है जिस रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया है, वो रिकॉर्ड में है, अभी भी देख सकते हैं आप, और इग्नोर किया गया है। और जब कांग्रेस की सरकार आई, शायद उस वक्त रहमान साहब ने वो टेबल किया था, तो हमने कहा था कि इसको जो है वो एड्रेस करना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो वक्फ अलल औलाद के बारे में कुछ हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुझाव दिए थे, और ये सुझाव हमने नहीं, तो आपने जैसे जिक्र किया कि प्रीवी काउंसिल के टाइम में भी इसको लेकर के तमाम तरह के कुछ सवाल आए थे। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोगों ने कही थी कि जो माइग्रेशन करके जो बहुत बड़ी तादाद में सिख और मुसलमान, वो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए, लगभग 7 करोड़ के इर्द गिर्द यहाँ से गए, वहाँ से भी उतने ही आए। तो वो जिन मकानों में जहाँ पे ठहराए गए, वो आज भी उसके जो है वो इनलीगल ऑक्यूपेंट के तौर से ट्रीट किए जा रहे हैं। उसका भी समाधान करना चाहिए कि कैसे वो उसका समाधान किया जा सकता है। ये 2-3 चीजें थी जो चलिए ठीक है, इग्नोर किया गया था। महमूद अख्तर साहब, ये आपने 2013 में ड्राफ्ट तैयार किया था, अमेंडमेंट आपका ही बनाया हुआ था। क्या तैयार कर दिया था आपने कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को ये कहना पड़ा कि 2013 में अगर वो अमेंडमेंट नहीं लाए गए होते तो इस मौजूदा बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती? ऐसी क्या क्या बुराइयां थी उसमें? मैं शुरू में एक शेर पढ़ दूं। उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको मजबूत किया जाए, उसमें औरतों को भी रखा जाए, उसमें एक तरह से एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखा जाए कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं कंफ्यूज होता है तो उसको गाइडेंस दी जाए। चूँकि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, साबिक मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता था करस्पॉन्ड वक्फ बोर्ड से, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के थ्रू ही करस्पॉन्ड कर सकता था। तो हम लोगों ने उसको मजबूत करने की बात की थी। एक चीज़ जो हम लोगों ने उसमें डाली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर हम लोग एकजुट होकर डाले थे। बल्कि हमारे सेक्रेटरी जो थे उस वक्त, जो हमारे लॉ सेक्रेटरी थे, दोनों गैर मुस्लिम थे, दोनों ने मुझे बुला करके, आपने जो अमेंडमेंट किए थे वो लॉ सेक्रेटरी ने उसको रेटिफाई किया था, लास्ट में रेटिफाई किया था, तब वो गया था पार्लियामेंट। अगर आप पॉइंटर के तौर पे बता पाएं कि वो 2-3 गलतियां ऐसी क्या थी जिसकी वजह से ये बिल लाने की जरूरत पड़ी, अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो। देखिए, सबसे बड़ी जो थी कि हम लोगों ने एक मैकेनिज्म डाला था कि 2014 के बाद हमारे पास कम से कम 4 साल में कंप्यूटराइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड्स हो जाएगा, डिजिटाइजेशन, जो कि जिक्र है अभी नए वाले में भी, वो शायद नहीं हुआ अभी तक। उसमें वक्फ काउंसिल की भी कमी रही है, वक्फ काउंसिल ने कभी टेकअप नहीं किया सीरियसली। तो वक्फ काउंसिल की अगर कमी तो मतलब सरकार की कमी है? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अगर वक्फ काउंसिल को मजबूत नहीं किया गया तो सरकार की कमी रही है, क्योंकि हम लोगों ने वक्फ काउंसिल को मजबूत करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी। और जब तक वक्फ काउंसिल मजबूत नहीं होगी, मेरा यह मानना है कि वक्फ बोर्ड से करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवैसी साहब को जरा सुनते हैं। ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और इसको लेकर के जबरदस्त उनका भाषण लोकसभा में आपने सुना भी होगा, लेकिन अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जानी है, जरा ओवैसी साहब को सुनिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तो उसके बाद ऑफिशियली फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हमारी ये तय है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारे लॉयर जनाब सैयद निजाम पाशा साहब होंगे। सज्जाद, जरा आप समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज आपके साथ जो आपने कहा है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो डिजिटाइजेशन की बात है, ये बात सही है कि शुरू से इस बात पर जोर रहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि कहीं कागज़ गायब है तो कहीं पर किसी का पता नहीं है, तो डिजिटाइजेशन हो। और मैं मानता हूँ कि इस दौरान जो है, इन पिछले 8-9 सालों में अप्रॉक्सीमेट 90% जो है वो जो टास्क था उसको पूरा करने की कोशिश हुई। और इसमें स्टेट की जो वक्फ बोर्ड्स हैं, उनका जो है वो इस मामले में बहुत ही निगेटिव अप्रोच रहा है, निगेटिव रोल रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि वक्फ प्रॉपर्टीज डिजिटाइज हो जाएं। अब आज डिजिटाइजेशन का ही नतीजा है। यहाँ ये भी तो बताइए कि वक्फ बोर्ड में कौन लोग थे? सरकारों के बैठाए हुए तो नुमाइंदे थे, उनको हटा करके वक्फ बोर्ड को और बेहतर किया जा सकता था। वक्फ बोर्ड्स को जो है वो वक्फ माफियाओं ने हाईजैक कर रखा था।
वक्फ बोर्ड्स जो है आपके वो होते हुए हाईजैक था। वक्फ नहीं, आप हमारा कोई भी हो, वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ माफियाओं के जो है वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वक्फ बोर्ड ऐसे थे जिनके पास जो है वो खुद के अपने जो है वो कुर्सियाँ नहीं, मेज़ नहीं, उनके सारी फाइलें जो है चूहे खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोग बोलेंगे जो कुछ कहना होगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये एक जो चेंजेस हुआ है, जो रिफॉर्म हुआ है, उसमें अब ये जो डिजिटाइजेशन हुआ उसी का नतीजा है कि लगभग वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 17% जो है वो कब्रिस्तान है, 14 या 15% जो है मस्जिदें हैं। तो ऐसे ये जो है ये सारी चीज़ें उस डिजिटाइजेशन की वजह से आज सामने आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और बेटरमेंट के लिए और होना चाहिए। ठीक है सज्जाद, आप जरा ये बताइए कि आपने लॉ के इस नए कानून जो कानून बनने वाला है, इस बिल के सारे क्लॉजेस को देखा होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो इसको लेकर के क्या फैसला करेगा, आपने क्या पाया? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई स्टे दे सकता है? क्या इसमें कुछ ऐसी बातें आपको दिख रही हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशल टॉपिक। जैसा कि हमारे सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और उनका वक्फ से एक लंबे अरसे से उनकी एसोसिएशन रही है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये बात करी और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ये डोमेन है और उनके पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है टू ब्रिंग इन अमेंडमेंट्स, चाहे वो किसी भी कानून में हो और वो वक्त और समय के मुताबिक वो अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं। बट दोज अमेंडमेंट्स हैव टू बी, दे हैव टू टेस्ट द वाटर्स ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। जब भी कोई नया कानून लाया जाता है, इट हैज़ टू पास थ्रू दी टेस्ट्स ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। उसमें जो टेस्ट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो टेस्ट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब पे फैक्टर इन करके इफ़ द लॉ पासिस, the law that is enacted by the parliament, if it passes all through those tests, then only the Supreme Court, the judicial review cannot strike it down. डॉक्टर शकील, जरा आप ये समझाइए कि वक्फ में बहुत सारी बुराइयां हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है, वक्फ बोर्ड दादागिरी करता रहा, लैंड जिहाद करता रहा, ठीक है साहब, लेकिन उसके साथ ये नहीं पता चला कभी कि वक्फ बोर्ड कौन बनाता है। वक्फ बोर्ड में सरकार के जरिए भेजे गए मेंबर होते हैं, वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसमें सरकार के जरिए अपॉइंट किया हुआ जज होता है और बाकी 2 मेंबर भी सरकार ही उसमें भेजती है। तो ये जो जिम्मेदारी इसमें हुकूमत की रही, इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि वक्फ सबसे बड़ा गुनहगार है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर कहीं नहीं जाती है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने कर दिया है। असल यही सवाल को सोचना चाहिए। अभी एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, जो आप इनसे चाहते थे वकील साहब से, वो क्लियर नहीं बोल पाए, कि जो प्रोविज़न इसमें किया गया है 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स के, और जो इस पे आपको एतराज क्यों है? अगर डाइवर्सिटी आती है तो आपको मौका देगा ना? नहीं, कल की तारीख में आप बोर्ड में, अमरनाथ श्राइन बोर्ड में मुसलमानों को जगह मिलने की नहीं, मैं इसी को बोल रहा हूं आप। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके लिए मुस्लिम होने की शर्त को हटाया है। अब इस तरह से हिंदुस्तान के जो आइन है उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये अटैक है, और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है और 26 का भी ये उल्लंघन है, इसलिए कि 25 और 26 मुझे इजाज़त देती है कि हम अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन को चलाएं, और उसी तरह ये राइट हिंदुओं को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। लेकिन आप ये मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं मुसलमानों के लिए, क्या हम फेल हो गए हैं तो आप आके मेरे इंस्टीट्यूशन को ठीक कीजिएगा? तो आपके यहाँ भी तो वही प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है तो सरकार तो करेगी ना। वो आप ले आते तब ने, अभी तो ये चैलेंज हो सकता है ना, ये 25 और 26 का उल्लंघन है। दूसरी बात, आप जो वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट में एंड कर दूं, फिर क्वेश्चन आप करें। वक्फ बोर्ड जो बोल रहे हैं आप वक्फ बोर्ड के बारे में, तो ये वक्फ बोर्ड कंस्टिट्यूट कौन करता है? सरकार करती है। आज सेंट्रल सरकार 10 साल से बीजेपी की है, राज्यों में मोदी जी की, स्टेट में मोदी जी की करीब 25 साल स्टेट की सरकार थी और 10 साल अभी यहां की सरकार हो गई। तो सवाल है कि कहीं वक्फ बोर्ड ने अगर गड़बड़ी की तो आप बताइए ना कि कहां गड़बड़ी की और उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आप अपने स्टेट की बात कीजिए, दूसरे स्टेट को छोड़िए, आप मैक्सिमम स्टेट है, वो सारे कंस्टिट्यूट जो होते हैं सरकार के जरिया होते हैं और कुछ इलेक्टेड होते हैं।
तो सवाल है कि जब कोई वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा था, वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे आप कानून बदलने के लिए और ऐसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की सालमियत और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो हजारों साल से प्रेम है वो प्रेम टूटने के कगार पर आ गई है। ठीक है, ठीक है। मुख्तार साहब, एक चीज का जरा जवाब दीजिए। 2014 में आपको लग रहा था, आपके मैनिफेस्टो में है कि वक्फ की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। 2009 में भी ऐसा लग रहा था, लेकिन 2014 के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि वक्फ जो है वो खुद लैंड जिहाद कर रहा है, वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये इतना बड़ा मामला बिल्कुल से सिर के बल कैसे हो गया? जो लग रहा था कि पहले पीड़ित है वही जालिम में कैसे तब्दील हो गया? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा था कि वक्फ का जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाना, ये वक्त की भी ज़रूरत है और वक्त की भी ज़रूरत थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 3-4 सवालों को जो बार बार दोहराया जा रहा है कि उसमें नॉन मुस्लिम क्यों? भाई, जो वक्त प्रॉपर्टी का मालिक नॉन मुस्लिम नहीं बनाया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो वो अगर वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो किसी एक कम्युनिटी की है तो इतना थोड़ी होता है कि उस कम्युनिटी का ही बनना चाहिए। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके जो है वो प्रबंधन के लिए, बेहतरी के लिए जो है ये किया गया है। नंबर 1, जैसा कि अभी कहा गया कि इससे पहले जो हुआ था उसमें भी काउंसिल में जो है वो तमाम तरह के लोग डाले गए थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हिंदू वाली बात है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी भी जो वक्फ का पूरा सिस्टम है, वक्फ नहीं कह रहा हूँ मैं, वक्फ का सिस्टम का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आज जो है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, जो माइग्रेशन के समय में, जो बंटवारे के समय में बड़ी तादाद में हिंदू और सिख आए थे, आज जो है वो उनके ऊपर जिस तरह की रोज़ तलवार लटकी हुई है, उसका जो है वो रोज़ हमारे पास आते थे तमाम, और जो लोग उससे ताल्लुक़ रखते होंगे वो आते होंगे, रोते रहते थे। कोई वक्त माफिया आएगा, कहेगा तुम खाली करो, नहीं तो तुमको जो है हम रात में जो है वो यहाँ से निकाल के बाहर। ये पावर सिर्फ क्या वक्त के पास है या मैं पढ़ रहा था हिंदू प्रॉपर्टीज के मामले में भी जो ज्वाइंट कमिश्नर होता है, जो हिंदू एंडाउमेंट्स को देखता है, अगर वो ऑर्डर कर दे तो वो भी जवाब उसका फाइनल होता है। हाँ, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए जो है ये इशू, आप जो है एक तरफ तो जो है वो कहेंगे कि साहब जो है वो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, तो भैया जो है वो जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता पर जो है वो अगर जो है वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता जो है वो जीती है तो आप लोग उसका स्वागत करिए। सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता नहीं चलेगी, संवैधानिक पंथ निरपेक्षता। और मैं मानता हूँ ये जो वक्फ है, देखिए अमित शाह जी ने जो कहा, मैं एक चीज़ आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा, आधी इंच ज़मीन भी वक्फ की, आधी इंच ज़मीन भी वक्फ की किसी को नहीं दी जाएगी। कहते ना, आप मित्रों को दे दी जाएगी, शत्रु को दे दी जाएगी, इनको आधी इंच, शकील साहब की उंगली उठी है, आधी इंच जमीन भी किसी को नहीं, उसका जो है संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा और सुरक्षा भी होगी। ठीक है, और जो लोग वक्फ माफियाओं के कब्जे में है उससे मुक्ति भी मिलेगी। ठीक है, शकील साहब जल्दी देखिए, वक्फ माफिया जो एक शब्द है ना, पार्लियामेंट में गैर जिम्मेदारी के साथ कहा गया कि कोई रूमाल कहीं रख देगा वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ऐसा एक मिसाल नहीं बयान कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई राइट था ही नहीं, ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, ना वक्फ राइट को, कि वो प्रॉपर्टी को वो सीओ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लैंड को चेक करने के बाद डिक्लेयर होता था। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सब जगह, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ले आते ना, वक्फ के साथ इतनी हमदर्दी है तो हिंदू शाइन बोर्ड में भी ले आते। वहां तो 18 में अगर तिरुपति से हटा दिए गए। बहुत सारे लोग तो पार्लियामेंट में ये सवाल कई सारे मेंबर्स ने किया, इतनी मुसलमानों से हमदर्दी है, इतनी मोहब्बत है, तो पहले मुख्तार साहब को आप मिनिस्ट्री में लाइए और ऐसे लोगों को, शाहनवाज साहब को लाइए, और तमाम लोग हैं आपके पास, उनको अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी दीजिए। बहरहाल एक मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, अभी एक मेंबर असेंबली भी नहीं है इस पार्टी की। कैसे भरोसा मुसलमान करे? जब अपने लोगों के साथ ये भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे? क्या कम कुर्बानी है क्या हमारे बगल में बैठे हुए हैं उनकी पार्टी के लिए? लेकिन नहीं, इनके ऊपर भरोसा। इसीलिए कानून जो आ रहा है, अब तक जो कानून बनाए गए हैं उसके पीछे एक शक की गुंजाइश
पूरी तरीके से रहती है कि ये फायदे के लिए ढकोसले बयान किए जा रहे हैं। एक्चुअली आपको टारगेट करना है, और 1 मिनट अगर कह दीजिए तो फिर मत हमें बुलवाइएगा कि 1 मिनट में, कि इनका निशाना सिर्फ इलेक्शन 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 होता है। ये दो कम्युनिटी के बीच में जो 80% है उसको ये 20% का डर और खौफ दिखाते हैं, और ये डर और खौफ देख के ये आमतौर पे हो गया कि जैसे हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएगी, वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। अरे कहीं नहीं, अब तक वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार ने कब्जा कर रखी है, दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखी है। और मुख्तार साहब जिस बिल को अप्रूव किया था उसमें यही था कि वो कब्जा दिलाना है सरकार से। जो सरकार की 123 प्रॉपर्टी जिसकी चर्चा बहुत होती है उसमें ज्यादातर कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं। वक्फ फॉर यूजर जो चेंज कर दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये साजिश ये है कि एक तो इलेक्शन में फायदा उठाना है, आम मुसलमानों को के बारे में हिंदू कम्युनिटी जो बड़ी कम्युनिटी है उसके ऊपर एक नफरत पैदा कर दी गई है। तो उनको दुख है, जैसे मुझे दुख हो अगर हमारे हिंदू भाई को कांटे चुभ जाए तो उनको खुशी होती है, अगर इसी तरह से हिंदू हमें कांटे चुभे तो उनको खुशी हो। अरे भाई, हम अगर खुश हों तो वो खुश हों, वो अगर खुश हों तो हम खुश हों। ये वातावरण खत्म हो गया है, इसीलिए हम शक की निगाह से नहीं देख रहे हैं, हम पक्का यकीन की निगाह से देख रहे हैं कि ये वक्त प्रॉपर्टीज मुसलमानों की, एक तो बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। टाइम थोड़ा सा खत्म, ठीक है। अब मैं जरा कुछ बच्चों के सवालों को शामिल कर लेता हूं। अपने सवाल आप तैयार रखिए, अपना नाम बताइए और जरा जल्दी से सवाल छोटा सा रखिए। सर नमस्कार, मैं असगर मलिक। सर मेरी समझ में अभी नहीं आया, जब 2014 से बीजेपी सरकार आई है, आपकी सरकार आई है, आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान से दूसरा काम नहीं किया इस सरकार ने। ये जो शिक्षा है, शिक्षा पे बात कब होगी, रोजगारी पे बात कब होगी? पहली बात तो ये कि एक ऐसा जो भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है। 2014 में जब मोदी जी आए तो आते ही जो है वो कुछ लोगों ने, कुछ जो मानसिक रूप से जो है वो जो एकदम एंटी निगेटिविटी इनके अंदर है, आते ही उन्होंने क्या कहा कि अब देश में असहिष्णुता आ गई, इंटॉलरेंस आ गया, और अवार्ड वापसी अभियान शुरू हो गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाया जाने लगा कि लो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था अवार्ड, भैया मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप कहीं कितने देखेंगे, सीए से लेकर के हर चीज़ में। सीए पे क्या कहा गया था? कहा गया था सीए आते ही जो है वो सारे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीए भी आ गया, नागरिकता भी रह गई। उसी तरह से जो है वो 370 के मामले में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश हुई। तो हर दिन जो है वो कम्युनल कुएं से कॉन्स्पिरेसी का काकरोच ढूंढा जाता है, और वो काकरोच निकाल नहीं पाते, और उनका जो है वो तबाही हो जाती है, कबाड़ा हो जाता है। विपक्ष जो है वो सोसाइटी को गुमराह कर रहा है। तो किसान वाला बिल जो है वो भी वापस हुआ था ना, उसमें भी आप लोग ये कह रहे थे। किसान वाले में भी देखिए, मैं मानता हूं कि किसानों के लिए जो बिल था वो 100% किसानों के हित में था, आज भी मैं मानता हूं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैंने तमाम कहा कि नहीं, देखिए उस समय क्या हुआ, भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के जो है वो बेचारे किसानों को गुमराह किया गया। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। पक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये नए नियम और कानून लाए जा रहे हैं, तो क्या देश की शिक्षा में, सरकारी दफ्तरों में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? लीजिए मुख्तार साहब। देखिए क्या है कि ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ये एक अनवरत प्रक्रिया है, और अगर इस सरकार को देखें तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है, एजुकेशनल रिफॉर्म है, आपने देखा भी एजुकेशनल पॉलिसी आई है, उसके अलावा जो है वो लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट अभी डे होगी, ये सरकार हो या आने वाली सरकार हो या रही पिछली सरकार हो, उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश की बेहतरी के लिए जो भी कानून है, देखिए कोई भी कानून जो है वो ज़मीन का कानून होता है, आसमानी कानून नहीं होता। आप जो है किसी भी कानून को जो ये नहीं कर सकते कि ये टच मी नॉट। ठीक है, संविधान में बदलाव किए गए, बार-बार किए गए अमेंडमेंट होगा। ठीक बात है सर, ठीक बात है। सज्जाद जरा आप ये समझाइए, वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और इस वक्फ बाय यूजर की सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने काफी तारीफ की अपने फैसले में, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के आया था। और आज
उसी क्लॉज को बिल्कुल से हटा दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से ये मामला होगा तो क्या वो वाला वर्डिक्ट भी निगाह में रहेगा, और आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या कोर्ट से कोई फौरी राहत मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को मिल सकती है? देखिए, इससे पहले कि जिस केस लॉ की आपने बात की, मैं 1973 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट केशवनंदन भारती को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इस जजमेंट के थ्रू डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इस डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप जो बेसिक फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसमें सेकुलरिज्म है और जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए भी उनमें तरमीम नहीं की जा सकती है। और अगर आज किसी भी एक समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उनके जो बेसिक कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म है उस पर कोई ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, तो सर्टनली जो डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक वो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत तो कोर्ट विल हैव द जुरिडिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर, एंड सर्टनली इफ द कोर्ट फाइंड्स इट अप्रोप्रिएट इल बी, मतलब मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्री कंसीव्ड एक नोशन देना या एक ऐसा एक स्टेटमेंट करना कि बिकॉज अभी कोर्ट में मसला आया भी नहीं है, उससे पहले मैं ये बोलूं कि जजेस कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इट बी टू अर्ली एंड too ahead of its time for me to speak on this, but as and when it comes in the court we'll see how it unfolds. ठीक है, अब इससे पहले कि मैं जो शो ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा एक मिनट की एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब, आप ज़रा बताइए कि सड़क पर उतरने से क्या इस मसले का हल हो जाएगा? देखिए, डेमोक्रेटिक राइट है कि अपनी बातों को सरकार के सामने ले जाने के लिए सड़क पर जा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सड़क पर ये मसले का हल नहीं होगा, इसको हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके उसके ऊपर लड़ना चाहिए। अभी एक चीज़ सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे मुख्तार भाई ने कहा कि वो रूमाल वाला बात, कि वो तो हम मजाक समझ रहे थे कि वो लोगों ने कहा, लेकिन ये सच्चाई करें तो वक्फ माफिया अभी वामसी पोर्टल पर 95% से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुका है। ये पार्लियामेंट में हमारे भाई का बयान है। तो जब उसमें रुमाल लेके तो प्रॉपर्टी वक्फ की कब्जा आज तक करते रहे थे लोग, कि कहीं रह कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर कब्जा हो रहा था। ये उल्टी बातें नहीं है। दूसरी बात ये है इसमें कि जो वक्फ बोर्ड था वो कंप्लीट आपके कंट्रोल में था, आप उस पर एक्शन कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? अगर कहीं गड़बड़ी थी उस पर आप एक्शन कर सकते हैं। सब राज्य सरकारें ज़्यादातर आपके पास हैं, आपने कहीं कुछ नहीं किया। आप सीधे कानून को जो ले आ रहे हैं बदल के, वो अवाम में एक शक पैदा करता है कि हमारे जिस तरह के राइट, एक सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं कि अभी उसमें सबसे बड़ा जो मसला आया है ये एक्ट में चेंज का, वो एसआई जो को आप हटा रहे हैं। जैसे बिल पर दस्तखत होगी उसी के साथ आप हजारों लाखों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की फौरन आप छीन लेंगे इस कानून के बनने के साथ ही जो एसआई मूवमेंट है। मुख्तार साहब, मुसलमानों का भरोसा आप जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, पहली बात आप समझिए कि ये जो कोई भी कानून बनता है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के भरोसे के लिए नहीं बनता। पहली बात यह कि ये इसका धर्म के आधार पर अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप इसके साथ न्याय नहीं करेंगे। ये प्योरली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो है वो कोई धार्मिक रिफॉर्म नहीं कर रही है सरकार, वो तो सरकार का काम भी नहीं है। ये प्रशासनिक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मामला है। जो वक्फ सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और उस सिस्टम में जो कमियां आ गई थी, जो पूरी तरह से जो है वो एक कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एनार्की थी, जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना था और इसलिए ये लाया गया है। महमूद साहब, आप जरा एक फाइनल कमेंट कर दिए 30 सेकंड में कि ये नया वाला कानून आपको कैसा लग रहा है? पिछला ड्राफ्ट उससे कंपैरिजन करके जरा बता दीजिए। देखिए, अमेंडमेंट तो लाजमी है और जैसा बताया गया लेजिस्लेटिव एक्ट है और पार्लियामेंट को पूरा पावर है। बात यह है कि जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उसका एक अफर्मेटिव एक्शन के तरीके से देखा जाए या एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाए कि साहब एक नैरेटिव ऐसा बन गया कि लोग डर गए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी का अगर पार्लियामेंट का आप स्टेटमेंट देखें तो मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर उन्होंने साफ कहा कि एक भी वक्फ प्रॉपर्टी
एक भी धार्मिक संस्थान जो वक्फ के हैं, एक भी धार्मिक स्थल जो वक्फ से संबंधित है, वो उसकी सुरक्षा पर कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं होगा और न कोई कब्जा कर पाएगा, बल्कि उसको और संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव मुझ तक पहुंचाइए mail@indiatvnews.com के जरिए। आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @DHusain के जरिए। सरकारों को जरूरत है कि वो अपनी आवाम का, अपनी जनता का भरोसा जीते, लेकिन मुस्लिम तंजीमें और विपक्ष ये शिकायत कर रहा है कि भरोसा नहीं जीता गया, और मुस्लिम संगठन तो यहां तक कहते हैं कि उनका भरोसा टूटा है। चुनी हुई सरकार ने अदालत में एफिडेविट देकर कहा कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, लेकिन मस्जिद गिरा दी गई, शहीद कर दी गई। और भ्रष्टाचार कहां नहीं है? राजनीति में, सरकारी महकमों में, और जली हुई नोटों की गड्डियां मिलने के बाद से जुडिशरी की साख भी सवाल के घेरे में है। राजनीति की दुनिया में एक वॉशिंग मशीन का बड़ा शोर रहता है, जिससे गुजरकर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जाहिर है इस तरह के वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार वहां भी होगा और यह खत्म भी होना चाहिए, लेकिन मुसलमान पूछ रहा है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर करके, वक्फ ट्रिब्यूनल को कमजोर बना के सरकार वक्फ का और मुसलमानों का भला कैसे करेगी? सरकार हिंदू मुसलमान को बस एक बराबर नजर से देखे, इतनी ही मोहब्बत काफी होगी। बहारों की नजर में फूल और कांटे बराबर हैं, मोहब्बत क्या करेंगे दोस्त को दुश्मन देखने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया।